हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू की स्ट्रक्चर। ओके, तो सबसे पहले आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उनको जो भी वीडियो हम डालते हैं उनके नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। आप लोगों में से जो बच्चे भी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लेक्चर ले रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और उसके सारे वीडियो भी वहाँ से उनको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल मसल टिश्यू की स्ट्रक्चर। ये हमारा नया चैप्टर है, इसमें फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं से कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्केलेटल मसल टिश्यू होता क्या है। ओके, जनरली आप लोगों ने दो टर्म सुनी होगी, एक आपने सुना होगा मसल फाइबर, एक सुना होगा मस्कुलर सेल। ओके, तो मसल फाइबर और मसल सेल एक ही बात होती है। मसल फाइबर एंड मसल सेल आर सिमिलर। अगर कोई मसल सेल कहता है और या कोई मसल फाइबर कहता है, बुक में ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज हुई हैं। तो जहां भी ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज हुई हैं उन दोनों का सेम ही मतलब है। ओके, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि आखिर कोई भी जो स्ट्रक्चर डेवलप हुई है वो बॉडी में किस तरह से डेवलप हुई है। तो बात करते हैं हम एम्ब्रियोनिक स्टेज की। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें मस्कुलर टिश्यू कैसे डेवलप होता है। आप सभी जानते हैं कि टिश्यू क्या है। टिश्यू है ग्रुप ऑफ सेल्स, तो इसका मतलब मस्कुलर टिश्यू भी क्या है, ग्रुप ऑफ मस्कुलर सेल्स। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता क्या है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखिए क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारी मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ओके, और ये बहुत सारी मायोब्लास्ट मतलब थाउजेंड्स ऑफ मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ओके, अब ये थाउजेंड्स ऑफ मायोब्लास्ट सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगे। और फ्यूज होकर ये क्या बना लेंगे, दे आर मेकिंग स्केलेटल मसल फाइबर। ओके, स्केलेटल मसल फाइबर में काफी सारे न्यूक्लियस होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस मिल जाएंगे आपको, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएंगे। तो अब यहां पर क्या होगा, जब बहुत सारे मसल फाइबर्स फ्यूज हो जाएंगे देन दे आर मेकिंग व्हाट, दे आर मेकिंग स्केलेटल मसल टिश्यू। बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जब स्केलेटल मसल फाइबर फ्यूज हो रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, आफ्टर फ्यूजन ये दे आर लूजिंग देयर डिवीजिंग कैपेसिटी। ये लूज कर जा रहे हैं इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी। जो इनकी डिवाइड होने वाली कैपेसिटी है इट इज गोइंग टू लूज, ये इसकी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगी। अगर डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बॉर्न होंगे, जब हमारा जन्म होगा उस टाइम पर जितने भी हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल फाइबर्स होंगे हमेशा उतने ही रहेंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि डिवीज़न की कैपेसिटी खो चुके हैं। ओके, इसका मतलब अगर पूरी लाइफ में हमें कोई इंजरी हो जाती है तो उसके बाद अगर कोई मसल फाइबर का लॉस हो जाता है तो वहाँ फिर नए मसल फाइबर बनना बहुत ही मुश्किल काम है। ओके, तो होपफुली आप लोगों को एम्ब्रियोनिक स्टेज का डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ समझने का प्रयास करिए कि स्केलेटल मसल टिश्यू की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। ओके, तो देखिए कोई भी ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर होगा तो हमारी बॉडी देखिए भगवान ने जिस तरह से बनाई है वो बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही समझदारी के साथ बनाई है। ओके, तो यहाँ क्या समझदारी, समझदारी ये है कि हमारा जो भी ऑर्गन होता है उसकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ होता है। मतलब कि जैसे हम कभी कोई बुक्स परचेज करके लाते हैं तो बुक्स परचेज करने के बाद हम उस पर क्या करते हैं, कवर चढ़ाते हैं। सिमिलरली बॉडी में कोई भी ऑर्गन और टिश्यू होगा तो उसकी कवरिंग होगी। ओके, समझ गए आप, कवरिंग होगी। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी टिश्यू होगा उसकी कोई ना कोई कवरिंग होगी। ओके, तो अब यहाँ क्या कवरिंग होती है मस्कुलर टिश्यू की, तो जो मस्कुलर टिश्यू है दैट इट हैज 3 कवरिंग, इसकी 3 कवरिंग होती है। कौन कौन सी कवरिंग होती है, 3 कवरिंग। फर्स्ट आउटर मोस्ट एपीमाइसियम कहते हैं, मिडिल वन पेरीमाइसियम बोलते हैं उसको, और थर्ड इनर मोस्ट उसको एंडोमाइसियम बोलते हैं। एपी मीन्स ऊपर, एंडो मीन्स नीचे, और पेरी जो है बीच का है। ओके, सो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ओके,
तो आइए देखते हैं इसको, इसी स्ट्रक्चर को किस तरह से मसल फाइबर एक के अंदर एक होते हैं। ओके, जैसे डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, उसी तरह की कुछ स्ट्रक्चर इसकी होती है। वही मैं आप लोगों को एक मॉडल के थ्रू समझा रहा हूं। पहले उस मॉडल को देखिए, फिर उसके बाद हम इस डायग्राम को समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए, ये एक डायग्राम में लेकर आया हूं। अब यहां पर आप एक कलर अलग अलग देख लीजिए, क्या क्या कलर है। येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर के अंदर पिंक कलर है, पिंक कलर के अंदर ग्रीन कलर है। ओके, फ्लोरिसेंट ग्रीन। क्लियर? इसको आप समझिए मस्कुलर टिश्यू। तो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, ओके, दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग। तो ये येलो जो कवर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एपीमाइसियम। दिस इज नॉन एज अ एपीमाइसियम। ओके, एंड देन इस येलो कवर के अंदर एक और कवर है, उस कवर को मैंने क्या बोला है? आप ऑरेंज कलर का कवर देखिए, ये कौन सा कवर हो गया? ऑरेंज कलर का कवर। ओके, सो ऑरेंज कलर का कवर क्या हो गया? बेसिकली पेरीमाइसियम। बट यहां पर आप देखिए काफी सारे आपको ऑरेंज कलर के अलग अलग कवर नजर आ रहे हैं। तो ये समझिए कि ये है क्या। जैसे फर्स्ट कवर हो गया, सेकंड कवर हो गया, थर्ड कवर हो गया। ओके, तो अब यहां पर ये कवर हैं क्या? बेसिकली ये क्या है? फेसाइकल्स हैं। ये क्या है? फेसाइकल्स हैं। तो फेसाइकल्स के अंदर हमें थाउजेंड्स ऑफ मसल फाइबर्स मिलते हैं। ओके, फेसाइकल्स के अंदर हमें थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर्स मिलते हैं। ओके, अब इन एक फेसाइकल को देखिए, अगर एक फेसाइकल को देखेंगे हम, तो यहां पर एक फेसाइकल के अंदर थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर मिल रहे हैं। तो यहां मैंने आपको देखिए, यहां पर हमने पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिखा रखी। तो अब ये पिंक कलर की स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? बेसिकली एंडोमाइसियम है। ये एंडोमाइसियम किसको घेरे हुए हैं? मायोफाइब्रिल्स को घेरे हुए हैं। तो ये एंडोमाइसियम जो इनर मोस्ट लेयर होगी, ये एंडोमाइसियम हो गई। ओके, ये एंडोमाइसियम हो गई। अब इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें मिल रहे हैं मायोफाइब्रिल्स। इसके अंदर हमें क्या मिल रहे हैं? मायोफाइब्रिल्स। थाउजेंड ऑफ मायोफाइब्रिल्स हमें मिल रहे हैं। ओके, और इन्हीं मायोफाइब्रिल्स के अंदर हमें मायोफिलामेंट्स मिलते हैं। इसके अंदर एक और अगर मैं तार अगर यहां से निकाल दूं, तो वो क्या हो जाएंगे? मायोफाइब्रिल्स हो जाएंगे। तो यहाँ एंडोमाइसियम पिंक कलर की स्ट्रक्चर है और ये हमारा मायोफाइब्रिल्स हो गया। ओके, तो इन दोनों के बीच में यहां पर अगर ये आप ग्रीन कलर की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को अगर आप क्या मान लो, ये जो आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग है, मायोफाइब्रिल की जो कवरिंग है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सार्कोलेमा कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा के जो अंदर की स्ट्रक्चर हैं, उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। उसमें जो फ्लूइड भरा होगा उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। तो आइए देखते हैं, इसी को हम एक बार इस बोर्ड पर जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है उससे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए, ये हमारा मसल फाइबर है। ओके, मसल फाइबर का आउटर मोस्ट एरिया हो गया हमारे पास में। सो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज एपीमाइसियम। ओके, इट इज नोन एज एपीमाइसियम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको इस तरह से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपने कभी संतरे का छिलका, ऑरेंज को छीला होगा, तो इस तरह से हम पील आउट करते हैं उसको। तो एपीमाइसियम को भी आप अगर मैं इस तरह से पकड़ के ऐसे करूंगा, तो आपको ये ऊपर की लेयर बाहर आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या होगी? एपीमाइसियम हो गई। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट लेयर। ये हमारी फर्स्ट लेयर है, तो मैं इसको 1 लिख देता हूं यहाँ पर। ओके, ये आउटर मोस्ट लेयर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आउटर मोस्ट लेयर इज मेड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर एमसीक्यू पूछा जाता है आप लोगों से कि एपीमाइसियम कौन से टिश्यू की बनी हुई, कौन से कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, नीट एग्जामिनेशन में, जीपैट एग्जामिनेशन में। तो वही मैं राइट डाउन कर रहा हूं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब यहां पर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर हमारा एरिया है, तो यहां पर आप देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि वी फाउंड थाउजेंड ऑफ मसल फाइबर्स। ओके, बट यहां पर एक एक एरिया हमारे पास में इस तरह से गोलाई लिए हुए बना हुआ है। तो ये जो रचना है, दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ फेसाइकल्स। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ फेसाइकल। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेसाइकल्स। ओके, क्लियर एवरीवन? अब यहां इसी फेसाइकल्स को मैंने अगर हम जूम करके दिखाएं, तो जूम हम कर देते हैं यहां पर, और जूम करने के बाद आपको इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आएगी। ओके, तो फेसाइकल की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। ओके, सो ये जो लेयर है ये हमारी क्या होगी, पेरीमाइसियम, मतलब कि मिडिल लेयर। तो इसको मैं सेकंड नंबर की लेयर का नाम दे देता हूं। तो ये हमारी सेकंड नंबर की लेयर होगी और ये भी किसकी बनी हुई है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, क्लियर एवरीवन। अब यहां पर देखिए, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को भी यहां देखिए, हम अगर इसको पील आउट करें, जैसे ऑरेंज के छिलके को हम पील आउट करते हैं, तो यहां देखिए अगर मैं इसको पील आउट करूं तो ये ऐसे निकल जाएगा। ओके, यहां समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्लियर। अब देखिए यहाँ जो पेरीमाइसियम है, मतलब कि ये फेसाइकल है, फेसाइकल के अंदर काफ़ी सारे जो हैं मसल फाइबर्स हमारे बंडल्स में बने हुए हैं। मतलब कि जो फेसाइकल्स हैं उसमें बहुत सारे बंडल बने हुए होते हैं, किसके, मसल फाइबर के। इन्हीं सारे बंडल मिलाकर क्या बनाते हैं, फेसाइकल्स बनाते हैं। ओके, अब क्योंकि ये बंडल है, बंडल का मतलब आप समझते हैं जैसे हम लकड़ी की गठरी बनाते हैं। ओके, तो वो लकड़ी की गठरी टाइप ही ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इसी के अंदर जो एक एक बंडल को लें, तो एक एक बंडल को अगर मैं स्ट्रक्चर को जूम करता हूँ, तो ये जूमिंग स्ट्रक्चर, जो रेड कलर की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ये हमारी थर्ड इनर मोस्ट लेयर हो जाएगी। ओके, उस बंडल की। तो ये थर्ड इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाएगी, एंडोमाइसियम। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एंडोमाइसियम किसकी बनी हुई है, रेटिकुलर टिश्यू की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, रेटिकुलर टिश्यू की। ओके, क्लियर एवरीवन। तो इस स्ट्रक्चर को मैं, ये थर्ड इनर मोस्ट स्ट्रक्चर है, इसको मैं थर्ड लेयर का नाम दे देता हूं। ओके एवरीवन। अब यहां पर आप देखिए, जो थर्ड इनर मोस्ट लेयर है, ओके, ये मसल फाइबर्स है। ओके, अब मसल फाइबर्स के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मायोफाइब्रिल्स मिल जाएंगे। यहां पर आपको बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिल जाएंगे। तो ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, दिस इज ब्लैक कलर स्ट्रक्चर। ये जो ब्लैक कलर वाली स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमारे पास में क्या हो गया, मायोफाइब्रिल्स। तो इसके अंदर काफी सारे मायोफाइब्रिल्स आपको मिल जाएंगे। सो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ मायोफाइब्रिल। ओके, अब ये मायोफाइब्रिल जो होती है, मायोफाइब्रिल को चारों तरफ से कवर किए हुए एक स्ट्रक्चर होती है। ओके, सो मायोफाइब्रिल को चारों तरफ से कवर किए हुए, जो ग्रीन कलर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये इसको चारों तरफ से कवर किए हुए स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। इसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। सो दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली नोन एज ए, ग्रीन कलर जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इस इज नोन एज ए सार्कोलेमा। ओके एवरीवन। सो ये जो मैंने आपका चौकोर जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये बेसिकली सार्कोलेमा ही है। अब ये मायोफाइब्रिल के अंदर आपको बहुत सारे फिलामेंट्स मिल जाएंगे। इन्हीं फिलामेंट्स को हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स। ओके, सो दीज रेड कलर जो स्ट्रक्चर मैंने आपको अलग अलग बनाई है, ये क्या है, हमारे मायोफिलामेंट्स हो गए। और सामान्य भाषा में मायोफिलामेंट के अलावा फिलामेंट्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मायोफाइब्रिल्स के अंदर बहुत थाउजेंड ऑफ फिलामेंट्स होंगे। ओके, तो अब यहां पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए आप। अब मैं आप लोगों को यहां जो कवरिंग वाली स्ट्रक्चर है, मायोफाइब्रिल्स, तो मायोफाइब्रिल्स जो हैं, इनको एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि मायोफाइब्रिल्स का काम क्या है, मायोफाइब्रिल्स के अंदर जो मायोफिलामेंट्स मिल रहे हैं, उनका काम क्या है। बेसिकली हम जानते हैं मसल फाइबर का काम है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को बताया कि मसल फाइबर का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। कॉन्ट्रैक्शन हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, इलास्टिसिटी इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। ओके, ठीक है, स्टोरेज करने के लिए भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब कुछ इनका फंक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग, तो उसका ये सब काम करने के लिए क्या चाहिए, इनको चाहिए एनर्जी। इनको क्या चाहिए, एनर्जी। ओके, तो यहाँ सार्कोलेमा मैंने आप लोगों को बनाया। इस सार्कोलेमा के अंदर की साइड में आप लोगों को कुछ ऑर्गन्स मिलेंगे और इसी के अंदर की साइड में कुछ फ्लूइड भी भरा हुआ है। तो यही स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अब समझाने वाला हूं। ओके, तो यहां पर देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या हो गया, सार्कोलेमा हो गया। ओके, सार्कोलेमा जो है, वो सार्कोलेमा के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, द फ्लूइड। इस फ्लूइड को मैं इस तरह से डिनोट कर सकता हूं। ओके, तो इस तरह का फ्लूइड जो है ये सभी जगह भरा होगा। दिस फ्लूइड इज नोन एज ए सार्कोप्लाज्मा। ओके, जैसे कि सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, तो इसी तरह से सार्कोप्लाज्म जो है
वो यहाँ पर कहलाएगा। क्लियर। इस फ्लूइड के अलावा सार्कोप्लाज्म में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि ये हमारा जो फिलामेंट है, मायोफिलामेंट की जो स्ट्रक्चर है उसके फंक्शन को कराने में मदद करेगी। अब ऐसी कौन कौन सी स्ट्रक्चर है जो इस मायोफिलामेंट को कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग कराने में मदद करेगी? तो आइए देखते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर को। अगर मैं आप लोगों को ये डायग्राम दोबारा से दिखाऊं और आप ऐसा देखिए कि ये सपोज करिए ये हमारा मायोफिलामेंट्स था। ओके, तो यहाँ पर अगर ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अलग ये स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से मिल रही होगी। ओके, और ये हमारी स्ट्रक्चर क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है, न्यूक्लियस हो सकता है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को सार्कोलेमा वाला जो रीजन होता है, तो यहीं पर हमें बहुत सारी नर्व के लिए, ब्लड वेसल्स के को जाने के लिए यहाँ पर मतलब कि नर्व्स और ब्लड वेसल इसी एरिया से मूव करेगी, मतलब इसके साथ साथ मूव करेगी ताकि नर्व्स जो हैं वो एक्शन पोटेंशियल को मूव करा सके। ओके, और ब्लड वेसल्स जो क्या है वो ब्लड की एंट्री करा सके, ब्लड का फ्लो करा सके ताकि एनर्जी मिलती रहे। ओके, तो उस चीज़ों का यही मकसद है। अब अगर हम इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आप देखिए वी कैन फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे तो हमें एनर्जी मिलती रहेगी। ओके, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर और क्या मिलेंगे? वी कैन फाउंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम जानते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोरेज पॉइंट फॉर कैल्शियम। ओके, जब कभी भी हमें कैल्शियम की, हमारे पास सार्कोप्लाज्म के अंदर अगर एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको स्टोर कर लेगा, और जब जरूरत होगी, मतलब ये कि एक बचत बैंक है, ये कैल्शियम का बचत बैंक है। तो ये कैल्शियम का बचत बैंक है, जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आता है तो हम एफडी में जमा कर देते हैं, और जब हम जरूरत होती है तो एफडी को तोड़ लेते हैं। तो इसी तरह से जब कैल्शियम ज़्यादा है तो ये कैल्शियम को अपने पास ले लेगा, और जब कभी कैल्शियम की जरूरत होगी तो इसमें से कैल्शियम निकाल लिया जाएगा। तो जब कैल्शियम निकलता है वो इस रूट के थ्रू निकलता है। ओके, तो ये हमारा कैल्शियम का चैनल हो गया। इस चैनल को हम क्या बोलेंगे? राइनोडाइन चैनल। ये गेट हो गया हमारा। ओके, ये आपको आगे आएगा समझ में जब हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती हैं। ओके, जैसे ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज ऑल्सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ अगर सार्कोलेमा को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ इन्वेजिनेशन दिखते हैं। ये इन्वेजिनेशन क्या कहलाते हैं? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ये देखिए, ये इन्वेजिनेशन है, मतलब कि सार्कोलेमा अंदर की तरफ धसी हुई है, तो इस इन्वेजिनेशन को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, जिसको कि हम आसान भाषा में टी ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। ओके, क्या बोल देते हैं? टी ट्यूब्यूल। तो यहाँ आपको सार्कोलेमा में काफ़ी सारी टी ट्यूब्यूल्स मिलेंगी, और उन्हीं के आसपास आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। बट यहाँ जब एक पूरी स्ट्रक्चर होती है तो पूरी सार्कोलेमा का जो एंड पॉइंट होता है, जैसे कि ये टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट से 2 पॉइंट पहले, मतलब कि ये हमारा ये टर्मिनल टी ट्यूब्यूल है और उससे जस्ट पहले वाली टी ट्यूब्यूल है। तो जैसे ये हमारी फर्स्ट टी ट्यूब्यूल हो गई, और ये हमारी सेकंड टी ट्यूब्यूल हो गई, और ये हमारी थर्ड टी ट्यूब्यूल हो गई। तो जो टर्मिनल वाली होती हैं, ओके, उनके बीच में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है, ओके, उस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ एसआर। एसआर का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो यहां 3 चीजें हो गई हमारे पास में। ये दिस इज टी ट्यूब्यूल, एक ये वाली टी ट्यूब्यूल, एक ये वाली टी ट्यूब्यूल। ओके, इसको टर्मिनल टी ट्यूब्यूल बोलेंगे। ओके, तो इन दोनों टी ट्यूब्यूल के बीच वाली जो टर्मिनल सिस्टम ऑफ एसआर है, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को बोला जाता है ट्रायाड। इस पूरे को क्या बोला जाता है? ट्रायाड। तो कभी कभी आप लोगों से ये एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि ट्रायाड क्या होता है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमको और क्या क्या मिलेगा सार्कोप्लाज्म में। तो सार्कोप्लाज्म में आप ध्यान दीजिए कि आप लोगों को क्या मिलेगा? न्यूक्लियस मिलेगा, और न्यूक्लियस में आप लोग जानते हैं क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दिस इज अवर न्यूक्लियस, दिस इज अवर न्यूक्लियस। ओके,
इसके अलावा और क्या क्या चीजें मिलेगी हमें सार्कोप्लाज्म के अंदर? तो सार्कोप्लाज्म में आप ध्यान दीजिए, वी कैन फाइंड सम प्रोटीनियस मॉलिक्यूल। तो ये प्रोटीनियस मॉलिक्यूल क्या है? एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है मायोग्लोबिन। रेड कलर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज अ मायोग्लोबिन। ओके, देन अदर आप लोगों को और क्या मिलेगा सार्कोप्लाज्म में? ये जो ब्लैक कलर के डॉट मैंने बनाए हैं, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, और दीज ग्रेन्यूल्स आर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। इन ग्रेन्यूल को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बोलेंगे। ओके, और ये ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल कब काम आएंगे? ग्लाइकोजन आप लोगों को पता ही है कि ये ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है। ओके, तो ये ग्लाइकोजन कब काम आएंगे? जब कि हम कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग करेंगे हमारे फिलामेंट, तो तब ये ग्लाइकोजन एटीपी जनरेट करने में काम आएंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? तो यहां पर काफी सारी चीजें हमने देख ली। अब हम इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं। क्या हमारा फिलामेंट क्या है? मायोफिलामेंट क्या है? ओके, जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे कि मायोफिलामेंट के बारे में सर कब बताएंगे। तो मायोफिलामेंट को देखो आप, मायोफिलामेंट, ये जो पूरी स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। ओके, अब एक पॉइंट और आप यहां देख लीजिए, ये जो हमारा चौकोर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ओके, इस स्ट्रक्चर में ये जो सार्कोलेमा है, यहां पर आपको एक प्रोटीन मिलेगा। उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन। ओके, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या काम है? ये हमारा फिलामेंट की, ये जो फिलामेंट मैंने बनाया ना छोटे छोटे से रेड कलर में, इसी को मैंने एनलार्ज करके अंदर का माइक्रोस्कोपिक, सपोज करो आपने यहाँ माइक्रोस्कोप लगा दिया। माइक्रोस्कोप लगाने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, आपको लोगों को लगेगा क्या चमत्कार हो गया, ये ऐसा भी है क्या? ओके, तो माइक्रोस्कोप का यही चमत्कार है। ओके, तो यहाँ माइक्रोस्कोप लगाया। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे कि ये फिलामेंट आखिर इस सार्कोलेमा से कैसे जुड़ा हुआ होता है। तो ये हमारे पास में मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ओके, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है? ये मेम्ब्रेन प्रोटीन ये इस मायोफिलामेंट के साथ में जुड़ा होता है, बट इन दोनों को जोड़ने के लिए एक प्रोटीन और चाहिए होता है हमें, एंड दैट प्रोटीन इज नॉन एज डिस्टॉर्फिन। दिस प्रोटीन इज नॉन एज अ डिस्टॉर्फिन। तो ये ग्रीन कलर की जो स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, ये स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्फिन। दिस इज ऑल्सो अ प्रोटीन। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन से डिस्टॉर्फिन जुड़ा हुआ है, डिस्टॉर्फिन से ये हमारा मायोफिलामेंट जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस मायोफिलामेंट की स्ट्रक्चर क्या है। तो यहां पर देखिए मायोफिलामेंट क्या है। तो मायोफिलामेंट की जो यूनिट होती है, यूनिट इज नॉन एज अ सार्कोमियर। यूनिट इज नॉन एज अ सार्कोमियर। ओके, इसको ध्यान रख लीजिए, ये आप लोगों से एमसीक्यू बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इज ए यूनिट ऑफ मायोफिलामेंट। ओके, इसको ध्यान रख लीजिए। अब मायोफिलामेंट ऐसे काफी सारी, बहुत बड़ा लॉन्ग होता है। तो मायोफिलामेंट को देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या है? मायोफिलामेंट का डायामीटर अगर हम देखेंगे तो इसका डायामीटर क्या है? 2 माइक्रोमीटर। ये कभी कभी एमसीक्यू पूछ लिया जाता है आप लोगों से एग्जामिनेशन। अब मायोफिलामेंट के अंदर हमें 2 तरह के फिलामेंट मिलते हैं। कौन से फिलामेंट मिलते हैं? 2 तरह के फिलामेंट मिलते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। तो यहां पर डायग्राम में देखिए आपको थिक क्या लग रहा है। देखिए डायग्राम देखने के बाद हमें ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है ना, वो थिक लग रही है। तो मैं इसको लिख देता हूं कि ये क्या है? थिक फिलामेंट। ये क्या है हमारा? थिक फिलामेंट। ये हमारा क्या हो गया? थिक फिलामेंट। ओके, और थिन फिलामेंट वाला कौन सा एरिया है? सो दिस पोर्शन इज नॉन एज, ये जो ब्लैक कलर की मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये हमारा थिन फिलामेंट हो गया। ओके, तो इसका मतलब थिक और थिन फिलामेंट हमें यहां पर मिलते हैं। अब हम इनको थिक और थिन क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब यह है कि एक का जो डायामीटर कम है, एक का डायामीटर ज्यादा है। तो डायामीटर है कितना इनका? तो यहां देखिए थिन फिलामेंट का डायामीटर कितना है? 8 नैनोमीटर। 8 नैनोमीटर। यहां एमसीक्यू पूछा गया है पहले, जो एम्स के एग्जाम हुए हैं, नीट का एग्जाम हुआ है, जीपैट का, फार्मासिस्ट का, जितने कंपिटेटिव एग्जामिनेशन हुए ना, वहां पूछा हुआ है। और वहां आपको घुमाते कहां पर है? कभी 8 माइक्रोमीटर कर देंगे, कभी 8 नैनोमीटर कर देंगे। तो ध्यान रखिए नैनो में है ये। ओके, एंड थिक फिलामेंट क्या है? 16 नैनोमीटर। मतलब जस्ट दुगना, मतलब एक आदमी पतला है, एक आदमी मोटा है। समझ में आ गया? मतलब डबल हो गया एक दूसरे का। ओके, सो दिस इज नॉन एज 16। तो यहां दोनों को ध्यान रखिए, मतलब ये 16 हो गया और ये डायामीटर में कितना हो गया? 8 नैनोमीटर। ओके, लेंथ दोनों की बराबर है, 1 to 2 माइक्रोमीटर की जो इनकी लेंथ होती है। ओके,
अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि सार्कोमियर क्या है, तो यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट देख लीजिए कि सार्कोमियर क्या है। यहाँ आपको ग्रीन कलर की जो जिगजैग लाइन दिख रही है, इस ग्रीन कलर की जिगजैग लाइन को हम बोलते हैं जेड डिस्क। इसको हम क्या बोलते हैं? जेड डिस्क। ओके, दिस इज जेड डिस्क। तो एक जेड, दिस इज फर्स्ट। अगर इस डायग्राम को देखें तो इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। ये हमारी क्या हो गई? ये फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकंड जिगजैग लाइन हो गई। तो ये दोनों जिगजैग लाइन के बीच का स्पेस ही क्या कहलाता है? सार्कोमियर। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो स्पेस है, यहां तक का स्पेस है, दिस इज नोन एज ए सार्कोमियर। ओके, क्लियर? तो सार्कोमियर क्या है? फ्रॉम वन जेड डिस्क टू सेकंड जेड डिस्क, उन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? सार्कोमियर बोलेंगे। ओके, अब सार्कोमियर के जस्ट मिडिल में, सार्कोमियर के जस्ट मिडिल में एक प्रोटीनियस की लाइन बनी होगी, एक प्रोटीन की लाइन बनी हुई है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो यहां पर देखिए इन दोनों के बीच में ये जो कड़ीदार, जो हथकड़ीदार जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? एम लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? एम लाइन। अब बच्चों इसको एम लाइन क्यों बोल दिया? कुछ और ही बोल देते नहीं, बट एम लाइन इसलिए बोला क्योंकि ये मिडिल में मिल रही, इसीलिए इसका नामकरण एम से हुआ। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर इसके अंदर बहुत सारे बैंड मिलते हैं, बहुत सारे बैंड मिलते हैं। तो ये बैंड कौन कौन से हैं? ओके, तो यहां इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये थिक एरिया होगी, ये थिक फिलामेंट है और ये हमारा थिन फिलामेंट है। तो जहां पर थिक फिलामेंट खत्म हो रहा है और उसके ऊपर एक ओवरलैपिंग एरिया है जो है कि थिन फिलामेंट का है, तो इस एरिया तक मैं लाइन कर दूं। ओके, ये एरिया यहां तक का हो गया और ये यहां तक का हो गया। ओके, इस तरह से ये एरिया हो गया। तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? दिस एरिया इज नोन एज ए बैंड। यहां पर थिक और थिन का ओवरलैपिंग है और बीच में थिक अकेला है, तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? ए बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ए बैंड। ओके, याद रखिएगा यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि ए बैंड क्या। अब देखिए यहां पर ए बैंड को भी अगर आप ध्यान से देखोगे, ए बैंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर कि केवल थिक बैंड ही है। तो यहां से देखिए, ये देखिए ये लाइन मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ओके, यहां पर तो इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे ही पोर्शन में हमें क्या मिल रहा है? केवल थिक बैंड मिल रहा है, थिक बैंड मिल रहा है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज एच बैंड। ओके, दिस एरिया इज नोन एज एच बैंड। ओके, क्लियर एवरीवन? अब यहां पर एक एरिया और देखिए, यहां से लेकर दिस पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, इस एरिया में केवल हमारे पास में थिन फिलामेंट ही है। सो दिस एरिया इज नॉन एज आई बैंड। दिस एरिया इज नॉन एज आई बैंड। ओके, आई बैंड। क्लियर एवरीवन? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहां देखिए थोड़ा सा मैं आपको याद रखने की दृष्टि से एक चीज बताता हूं कि आई बैंड कैसा होता है और एच बैंड कैसा होता है। ओके, एच बैंड ये लिखने में मोटा है, इसका मतलब ये कैसा है? थिक है। ओके, और आई बैंड कैसा है? आई बैंड, आई लिखने में ही पतला है, इसका मतलब ये कैसा है? थिन है। तो इनके वर्डिंग से ही आप याद रख लीजिए, एच मोटा है लिखने में तो थिक का हो गया पोर्शन, और आई बैंड कैसा हो गया? थिन हो गया। अब आई में एक चीज और याद रखिए, आई कंटेनिंग व्हाट? आई कंटेनिंग थिन बैंड, थिन बैंड है उसके अंदर, प्लस उसके अंदर और क्या है? उसके अंदर जेड डिस्क भी है। उसके अंदर क्या है? जेड डिस्क भी है। तो ये याद रख लीजिए, यहां पर क्वेश्चन आता है आई बैंड कंटेनिंग, तो वहां ऑप्शन आएगा थिक बैंड प्लस जेड डिस्क, थिन बैंड प्लस जेड डिस्क, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो ये यहां पर याद रखिए। अब एक चीज और आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा एरिया है, आपने जो ए बैंड देखा, ए बैंड को आप ध्यान से दोबारा देखिए। ए बैंड में जो हमारा साइड वाला एरिया है, जो लास्ट वाला एरिया है, उस एरिया में क्या हो रहा है? थिक और थिन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। थिक और थिन बैंड क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है हमारा, यहां से लेकर यहां तक का, इधर भी आप यहां से लेकर यहां तक का, तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? जोन ऑफ ओवरलैप।
दिस पोर्शन इज नोन एज ए जोन ऑफ ओवरलैप। क्या बोलेंगे? जोन ऑफ ओवरलैप। ओके, इसको क्या बोलेंगे? जोन ऑफ ओवरलैप। ओके, क्लियर एवरीवन? तो अब यहां पर देखिए कि हमारा जो जोन ऑफ ओवरलैप वाला एरिया है, उस एरिया में आप ध्यान से देखिए, दो थिन बैंड के बीच में, दो थिन फिलामेंट के बीच में एक हमारा थिक फिलामेंट होता है। दो थिन फिलामेंट के बीच में एक हमारा क्या होता है? थिक फिलामेंट होता है। ओके, तो ये याद रखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? ओवरऑल टू थिन फिलामेंट्स आर फाउंड इन बिटवीन वन थिक फिलामेंट। एक थिक फिलामेंट के आसपास दोनों आपको क्या मिलेंगे? दो थिन फिलामेंट मिलेंगे। तो यहां पर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक थिन फिलामेंट के चारों तरफ उसके तरफ कितने फिलामेंट, थिन फिलामेंट मिलेंगे? 1 2 3 4। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहां पर। मैंने सब कुछ बता दिया, बट एक चीज और आपको नहीं बताई। वो क्या नहीं बताया? तो यहां देखिए, ये एक रेड कलर की लाइन और है यहां पर। ओके, तो ये लाइन क्या है? बेसिकली दिस इज अ टिटिन प्रोटीन। ये क्या है हमारे पास में? टिटिन प्रोटीन। ये क्या है? टिटिन प्रोटीन। अब टिटिन प्रोटीन का क्या काम है? टिटिन प्रोटीन, अब देखिए, ये जेड डिस्क से जुड़ा हुआ है, ये एम लाइन से जुड़ा हुआ है, और ये थिक बैंड से भी जुड़ा हुआ है, मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये एंकरिंग का काम करेगा। एंकरिंग मतलब सपोर्ट देना, मतलब ये जेड डिस्क को सपोर्ट देगा। ओके, जिगजैग लाइन को सपोर्ट देगा, और किसको सपोर्ट देगा? एम लाइन को सपोर्ट देगा, और थिक फिलामेंट को सपोर्ट देगा। क्लियर एवरीवन? थिक फिलामेंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। ओके, अब यहां पर क्या है? हमारे पास में काफी सारे प्रोटीन मिलते हैं, जैसे कि एम लाइन प्रोटीन की बनी हुई है। यहां पर थिन फिलामेंट जो है, ये थिन फिलामेंट हो गया हमारा। थिन फिलामेंट जो है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। ओके, सो दिस इज व्हाट अ थिन फिलामेंट। लिखना भूल गया मैं, तो आपको लिख देता हूं यहां पर। ये क्या है? थिन फिलामेंट। ओके, क्लियर? अब थिन फिलामेंट की स्ट्रक्चर देखोगे, थिन फिलामेंट के अंदर आप देखिए, मैंने रेड कलर के डॉट बनाए हुए हैं, ब्लू कलर के डॉट बनाए हुए हैं, और ये ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर बनाई हुई है। ओके, तो इसके अंदर हमें 3 प्रोटीन मिल रहे हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये 3 प्रोटीन हमें मिल रहे हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ थिक फिलामेंट को देखिए। यहाँ थिक फिलामेंट में आप देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बनाकर बताता हूँ, वो क्या मिलेगा आपको। यहाँ थिक फिलामेंट में इस तरह से आप लोगों को कुछ और स्ट्रक्चर भी इस तरह से मिलेगी। तो ये थिक फिलामेंट में क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली ये इसके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है। क्या होता है? मायोसिन प्रोटीन। और मायोसिन प्रोटीन का क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। ओके, तो इन सारे जो प्रोटीन हमें मिल रहे हैं, उन प्रोटीन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से बताने वाला हूं कि उन सब प्रोटीन की स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, क्योंकि इन प्रोटीन पर भी बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, इन बैंड्स पर पूछे जाते हैं। क्या क्या बैंड्स होते हैं, इन पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर एवरीवन? अब लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का वो आप देख लीजिए। यहां पर क्या है? ये देखिए, ये जो मैंने मस्कुलर टिश्यू बनाया है, ये मस्कुलर टिश्यू किसके साथ अटैच है? ये मैंने बोन बनाई है। क्या बनाई है? दिस इज अवर बोन। ओके, और बोन जो है टिश्यू के साथ कनेक्ट है। अगर बोन किसके साथ में कनेक्ट है? बोन इज कनेक्ट विद टिश्यू। बोन इज कनेक्ट विद टिश्यू। कौन सा? मस्कुलर टिश्यू, मसल टिश्यू। मतलब बोन का मसल के साथ में कनेक्शन है। बोन इज कनेक्टेड विद द मस्कुलर टिश्यू। तो ये अगर सपोज दिस इज अ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रोप, अगर ये रस्सी की तरह स्ट्रक्चर है, इफ इट इज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर, देन सच काइंड ऑफ अटैचमेंट, इस तरह का अटैचमेंट क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं टेंडन। इसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन। ओके, इसको क्या बोला जाता है? टेंडन। टेंडन इज कनेक्शन ऑफ बोन विद मसल। मसल को बोन से जोड़ने वाला क्या कहलाता है? टेंडन। यहां पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बट अगर बोन जो है, अगर मसल से किसी शीट के थ्रू जुड़ी हुई होती, सपोज करो ये क्या होता? शीट। ये क्या होती? शीट। ओके, और ये आपकी क्या है? मसल। ओके, तो ये जो एरिया कहलाता है, ये जो जोड़ने वाला जो एरिया था, उसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। दिस इज नॉन एज एपोन्यूरोसिस।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, एपोन्यूरोसिस पर भी क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज एपोन्यूरोसिस। सो टेंडन का एग्जांपल क्या है हमारा, ओके, कैल्केनियस टेंडन। कैल्केनियस टेंडन कहाँ होता है, जो गैस्ट्रकनीमियस मसल होती है जो कि एडी से जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रकनीमियस काफ बोलते हैं। ओके, तो ये टेंडन का हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो होपफुली आप लोगों को जो मस्कुलर टिश्यू की जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे एमसीक्यू बनते हैं, तो इन्हीं एमसीक्यू पर मैंने जो पुराने एमसीक्यू हैं पूछे गए हैं पुराने एग्जामिनेशंस में, उन्हीं पर मैंने कुछ एमसीक्यू इस लेक्चर से आप लोगों के लिए यहाँ पर शो किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। उन एमसीक्यू का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, तभी मुझे पता पड़ेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये लेक्चर यूज़फुल है और दूसरे बच्चों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है, उनको याद रखने में आसानी हो सकती है, आसानी से समझ में आ सकता है जो मैंने मॉडल बताया और जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाया, तो मेरी आप लोग गुजारिश है कि आप इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिए। और एक मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे और पता लगे कि आप लोगों को क्या कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जय भारत, जय हिंद। Everyone discussing the question number 1, which of the following layer found from outside to inside in muscle fiber? A, endomysium, perimysium and epimysium. B, endomysium, epimysium and perimysium. C, epimysium, perimysium and endomysium. D, all are correct. Question number 2, which is true for H band in sarcomere? A, it contain only thick filament. B, it contain only thin filament. C, it contain thick and thin filament. D, contain only Z disc. Question number 3, what is sarcomere? A, it is a distance between one Z disc to next Z disc in myofilament. B, it is a distance between one M line to next M line in myofilament. C, it is a distance between one I band to next I band in myofilament. D, none is correct. How many thin filaments surrounding one thick filament in sarcomere? A, 1, B, 2, C, 4 and D, 8. Question number 5, true statement for sarcomere. A, I band contain only thick band and Z disc. B, I band contain only thin band and Z disc. C, I band contain only thin band and M line. D, I band contain only thick and thin band and M line. So I already given answer of all of these question in my lecture. If you have any doubt, then go through with the lecture again and answer in comment box.